हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले होता क्या है देखिए। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे कि अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर कट। बर्निंग ऑफ वुड करने का मतलब क्या है कि जब आप लकड़ी में आग लगाओगे तो जलने के बाद उसका ऐश बचेगा, राख बचेगा, वो दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हुआ कि नहीं। और जलने से पहले क्या था, लकड़ी था, सॉलिड था, ठीक है, और उसके बाद ऐश बन गया तो वो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। और फिर कटिंग ऑफ पेपर मतलब कि आप एक सिंगल शीट ऑफ पेपर लो, उसको बीच से फाड़ दो या फिर बीच से काट दो, तो उसका साइज तो छोटा हो गया, स्टेट में चेंज आया, लेकिन उसका कोई नया प्रॉपर्टी नहीं फॉर्म हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं फॉर्म हुआ, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज, जिसमें कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, अब तीसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर को भी हम जब जलाएंगे तो उसके जलने के बाद ऐश फॉर्म होगा, तो उसका स्टेट चेंज हुआ और फिर उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज। आपका ये था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बेसिक। अब हम लोग चलेंगे अपने पुराने टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में जो कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो केमिकल चेंज का, a process in which new substance are formed is called chemical reaction। chemical रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कि एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए 2Na प्लस Cl2 मिलके बना NaCl। देखिए Na मतलब क्या होता है, सोडियम, और सोडियम जो है वो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम जो है हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और Cl है क्लोरीन, ये गैस है ये। देखिए सोडियम हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जब वो खुली हवा में रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पानी में जाएगा तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और क्लोरीन का स्मेल जो होता है वो पंजेंट स्मेल होता है, मतलब कि आप उसको सूंघ लोगे तो आपको रेस्पिरेशन करने में थोड़ी देर कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो क्लोरीन का स्मेल पंजेंट होता है और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, कभी भी आग लग सकता है इसमें। तो इसी को हम लोग अल्कोहल की बोतल में केरोसिन ऑयल में केप्ट करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, किसको, सोडियम को, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में केप्ट करके रखते हैं, तो बंद करके रखते हैं। ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये दोनों पॉइजनस गैस है, पॉइजनस एलिमेंट है, ये दोनों जो है पॉइजनस है, और ये मिलके क्या बना, NaCl, सॉल्ट, नमक, NaCl सॉल्ट, नमक। ठीक है, नमक जिसको कि हम हर रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि देखो, आप जब सब्जी बनाओगे तो सब्जी बनने के बाद सब मसाला सब डाल दिया आपने, सब कुछ डाल दिया, अच्छे से बना, अगर नमक छूट गया, देखते हो कि सब्जी का मतलब कि टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता, एक बस नमक को छोड़ने के कारण। लेकिन कोई दूसरा मसाला कम बेस है और नमक है तो आप उसको खा लेते हो अच्छे से, लेकिन नमक अगर नहीं है तो आपको खाने में अच्छा नहीं लगता, आप नहीं खा पाते हो। तो वैसे ही ये दोनों पॉइजनस चीज मिलकर एक ऐसा चीज बना जिसको कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज खाते हैं, रोज यूज करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल था Na प्लस Cl, पहले था सोडियम, और सोडियम से जब रिएक्ट हुआ क्लोरीन गैस
तो मिल्क के फॉर्मेशन हुआ NaCl नमक का, जो कि हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये दोनों पॉइजनस है। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और क्लोरीन का स्मेल जो होता है ये पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है। इसको आप सूंघ लोगे तो उसको रेस्पिरेशन करने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग ये नया सब ये था, ये पुराना सब्सटेंस, ये बना आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा था, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, तो ये न्यू सब्सटेंस आपका ये है। ठीक है, पहला एग्जांपल। अब हम लोग लेंगे दूसरा एग्जांपल। देखिए दूसरा एग्जांपल है आपका, दूसरा एग्जांपल है H2 प्लस O2 मिलके बना H2O, वाटर, वाटर। ठीक है, देखिए H2 मतलब कि हाइड्रोजन और O2 मतलब कि ऑक्सीजन। ठीक है, देखो हाइड्रोजन जो गैस है हमारा, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन जो ये एलिमेंट है, ये इसको हम लोग फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं, जैसे कि लाइक डीजल और पेट्रोल, केरोसिन। देखो ये जब पेट्रोल, अब देखो कुछ दिन में जो गाड़ियां है वो हाइड्रोजन पे भी चलेंगी। हाइड्रोजन जो गैस है वो, आप इसको हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहते हो। और ये जो है आग लगाने में माहिर है, कौन? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्न होने में, मतलब कि जलने में मददगार साबित होता है ऑक्सीजन। हेल्प टू बर्न एनीथिंग, कुछ भी जब जलता है तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता है। और ऑक्सीजन के बिना हम कोई भी चीज ना ही बर्निंग कर सकते हैं, ना ही कंबस्टन हो सकता है। ठीक है, देखिए दोनों का मतलब जलना ही होता है, बर्निंग और कंबस्टन का। हाइड्रोजन जो गैस है इसको फ्यूचर फ्यूल कहते हैं और ये आग लगाने में माहिर है और ये आग लगाने में मदद करता है, मतलब कि दोनों ही आग लगाने वाले हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बना? वाटर, जो कि आग को बुझा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आग लगाने वाले हैं, ये मिलके क्या बने? ये दोनों मिलके बने वाटर, जो कि हम रोज पीते हैं, रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हर कुछ में पानी का प्रयोग है, हर कुछ में। पानी के बिना जल ही जीवन है, आपने सुना ही होगा। तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, हम कर ही नहीं सकते वो। तो ये दोनों आग लगाने वाले मिल क्या बने? आग बुझाने वाले। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट हो, जैसे कि ये रिएक्शन हुआ, मैंने पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल। तो ये रिएक्शन हुआ तो इसके दो पार्ट है, जैसे कि पुराना वाला पार्ट ये है जो कि रिएक्टेंट, और नया वाला पार्ट ये जो कि प्रोडक्ट। पुराने, तो अब हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट ये है और ये प्रोडक्ट है। हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफिनेशन लिख सकते देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? जिसमें कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, और पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट, रिएक्शन के दो हिस्से, पहला रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, देखिए रिएक्टेंट क्या होता है? ए substance in which react or disappear during the chemical reaction। ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्ट होगा और गायब होगा, किसके दौरान? रिएक्शन के दौरान। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसके दौरान रिएक्ट होगा और गायब होगा। पहला है रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। ए सब्सटेंस in which disappear, substance in which appear during or
आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस इन व्हिच रिएक्ट और डिसिपेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे रिएक्शन के दौरान, हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा, घटित होगा, उसके दौरान सब्सटेंस जो रिएक्टेंट होगा, जो कि हमारा रिएक्ट हो रहा होगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, वो गायब होता जाएगा रिएक्शन के दौरान, धीरे धीरे वो गायब होता जाएगा। और प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन के दौरान या फिर रिएक्शन के बाद, कंप्लीट होने के बाद हमारा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। मतलब अपीयर मतलब कि दिखना होना शुरू हो जाएगा, और डिसअपीयर मतलब कि गायब होना शुरू हो जाएगा। गायब होना शुरू हो जाएगा, गायब, और दिखना, अपीयर दिखने लगेगा, दिखना। ठीक है, डिसअपीयर मतलब गायब, और अपीयर मतलब दिखना शुरू हो जाएगा, और डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। डिसअपीयर होगा कब, जब रिएक्शन हो रहा होगा तब, और अपीयर होगा जब रिएक्शन के दौरान हमको नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट हमको दिखाई देगा, प्रोडक्ट। ठीक है, और रिएक्शन प्रोडक्ट क्या, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2Na प्लस Cl2 बन के बना NaCl। देखिए ये जो हमारा ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये सोडियम और ये क्लोरीन ये रिएक्शन के दौरान डिसअपीयर होता जाएगा, मतलब कि गायब होता जाएगा। ये है हमारा रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। और ये जो है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के दौरान ये हमारा गायब होता जाएगा रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट नमक जो है अपीयर होता जाएगा। सोडियम और क्लोरीन गैस ये हमारा गायब होता जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है नमक, सॉल्ट, ये हमारा अपीयर होता जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जैसे कि देखिए 2H2 प्लस O2 H2O। जैसे कि देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा H2O वाटर लिक्विड। तो ये जो है रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन धीरे धीरे गायब होता जाएगा, और पानी हमारा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यही है हमारा रिएक्टेंट। और देखिए ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये इसको कहेंगे रिएक्टेंट, और राइट वाले को प्रोडक्ट। लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट, राइट वाले को प्रोडक्ट। अगर देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में ही होगा और प्रोडक्ट राइट साइड में ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होगा। ठीक है, राइट साइड होगा। तो जैसे कि हम लिखेंगे अगर ऐसे ए बी रिएक्ट हो क्या बना C, AB रिएक्ट होके क्या बना C। तो ये हमारा रिएक्टेंट है जो रिएक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट है। तो इस यहाँ पे क्या, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में है और ये रिएक्टेंट राइट साइड में है। ठीक है, तो एरो के सब ये खेल एरो का है। एरो जिस साइड उस साइड प्रोडक्ट, और एरो जिसके अपोजिट साइड उस साइड रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब हम लोग चलेंगे, आपके बुक में एक एक्टिविटी है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है वो वाला। देखिए रिबन को आपके बुक में दिखाया गया है उस एक्टिविटी में, इसको आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछे या फिर देखिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन। जो आपका रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ये डिफिनीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिनीशन आप गलत भी लिखोगे और ये रिएक्शन सही लिखोगे
तो आपको इस पे नंबर नहीं काटेगा, लेकिन ये गलत लिखोगे, ये रिएक्शन गलत लिखोगे और ये सही लिखोगे, आपको इस पे नंबर काट लेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आप देखो चीजों को समझोगे, जब आप चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। मैं आपको अभी पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद से फिर आप जब लेक्चर खत्म कर लोगे तो आप हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज लिखना, एक टाइम पे नोट करना एक पेज में कि इतने टॉपिक पढ़ाई हुआ, इस चैप्टर में इतना टॉपिक है, और हर एक टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करना। इससे आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा और आपको चीजें याद भी रहेंगी और समझ भी अच्छे से आएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आपके बुक में जो एक्टिविटी है उसकी तरफ। एक्टिविटी में देखा होगा आपने, एक्टिविटी को अगर आप बुक खोल के देखोगे तो उसमें दिखाया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाया जा रहा है और उसमें से जो फ्लेम निकला है उसके बारे में बताया गया है उसमें, और जलने के बाद जो मड बच गया है नीचे, ऐश बच गया, सॉरी, जलने के बाद जो नीचे ऐश बच गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा तो ये मैग्नीशियम रिबन है आपका, ये है मैग्नीशियम रिबन। एक मिनट, Mg 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 Mg, ठीक है, क्या है मैग्नीशियम रिबन, और उसके ऊपर से किसका परत है, ऑक्सीजन का, ऊपर से किसका परत है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O2 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 O2, ठीक है, ऑक्सीजन का परत है। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का परत है, मतलब कि ऑक्साइड, रिएक्ट होने के बाद क्या हो गया, ऑक्साइड। तो और यही बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो परत है इसी को हटाने के लिए हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे। किससे, सैंड पेपर, सैंड पेपर। तो जैसे कि जब आप देखते होगे मॉनसून के सीजन में जब बरसात होती है तो माचिस की तीली को हम जलाते हैं, तो माचिस में नमी होता है, इसी के कारण वो तीली एक बार में नहीं जल पाती है, और जल भी आती है तो सही ढंग से वो जल नहीं पाता अच्छे से। तो उसको हम क्या करते हैं, धूप में रख देंगे तो वो अच्छे से जलेगा, या फिर उसको हीट कर देंगे किसी चीज पे तो वो अच्छे से जलेगा। लेकिन अब उसके बाद वैसे ही इसको हम जब इसको हटा देंगे घिस के, सैंड पेपर से घिस के, उसको जब हम परत को हटा देंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा और उसके बाद ये अच्छे से जलेगा। क्या, मैग्नीशियम रिबन। और कितने स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है फिर ऑक्सीजन से, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हवा में कितने सारे गैस, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज है, इसीलिए पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आफ्टर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। ठीक है, देखिए, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो किसका लेयर बनाएगा, कार्बोनेट, किसका लेयर बनाएगा, कार्बोनेट का। मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट कर गया किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, पहले ऑक्सीजन से फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये क्या है, CO2 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 तो ठीक है, तो एक किसका लेयर बनाया, कार्बोनेट, कार्बोनेट का लेयर बनाया और रिएक्ट किया कार्बन से, और ये है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वही मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब एक नोट का पॉइंट है, क्या है, एक नोट का पॉइंट है। नोट का पॉइंट क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, नोट का पॉइंट है कि
नोट। ठीक है, नोट का पॉइंट है इन केमिस्ट्री बर्निंग और combustion means to react with oxygen। जब भी बर्निंग और कंबस्टन मतलब देखिए, जब भी बर्निंग और कंबस्टन होगा इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। जब भी बर्निंग और कंबस्टन होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। बर्निंग मतलब ये होता है जलना और कंबस्टन मतलब ये होता है जलना, लेकिन इसका मतलब अलग अलग है। देखो, कहने का मतलब है कि बर्निंग जो कोई भी चीज ज्यादा फ्लेम देकर के जलेगी, ज्यादा फ्लेम करने के बाद ज्यादा लाइट देकर के चलेगी, उसको बोलेंगे बर्निंग। और जो कोई भी चीज लाइट कम देकर के जलेगी, हीट ज्यादा देकर के जलेगी, लाइट कम देकर के जलेगी, हीट ज्यादा देकर के जलेगी, उसको हम बोलेंगे कंबस्टन। अब बर्निंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। बर्निंग का एग्जाम्पल जैसे कि लाइट ज्यादा देगी, हीट कम, स्पार्कल, दूसरा है स्पार्कल कैंडल। स्पार्कल मतलब कि फुलझड़ी और स्पार्कल कैंडल मतलब कि वो जो आप न्यू वाला कैंडल है जो कि बर्थडे में आप इस्तेमाल करते हो और उसको जलाने के बाद उसमें से फ्लेम मतलब कि फुलझड़ी की तरह वो निकलता है, स्पार्क जो निकलता है उसी को बोलते हैं स्पार्कल कैंडल। और देखो, और कंबस्टन, पहला कंबस्टन में हीट ज्यादा होगा और लाइट कम होगा, हीट ज्यादा लाइट कम, जैसे कि कैंडल, हीट ज्यादा लाइट कम जैसे कि कैंडल। और दूसरा क्या, हीट ज्यादा लाइट कम, स्पार्कल कैंडल। जैसे कंबस्टिंग में कैंडल, गैस फ्लेम। देखो, गैस फ्लेम पे देखो कि खाना पकता है हमारा, तो खाना पकता है तो उसमें से फ्लेम कम मतलब कि उसमें से लाइट कम निकलता है, लेकिन हीट ज्यादा। आप हाथ रखो तो हाथ रख नहीं पाएगा, जल जाएगा आपका। तो उसमें से हीट ज्यादा निकलता है, फ्लेम कम निकलता है। और कैंडल में से हीट ज्यादा, फ्लेम कम, इतना कि दिख सके। ठीक है, ये आपका बर्निंग और कंबस्टन में अंतर, ये कुछ हटके है, मैंने आपको बताया। चलिए, अब ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, कैरेक्टर कहने का मतलब है प्रायिकता। आप अगर जैसे कि देखो, आप खुद पे लो, आप अगर लड़का हो या फिर लड़की हो तो उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। आप अगर लड़का हो या फिर लड़की हो तो उसको क्या प्रायिकता हो सकती है। उसकी ये प्रायिकता हो सकती है कि जैसे कि देखो, ब्रॉड शोल्डर, आपके शोल्डर कंधे चौड़े हैं। उसके बाद से क्या, हार्डली वॉइस, लड़कों के वॉइस हार्डली होते हैं, कर्कश आवाज। देखो, ब्रॉड शोल्डर, दूसरा हार्ड वॉइस, तीसरा बियर्ड, दाढ़ी, चौथा बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब पार्ट, बॉडी स्ट्रक्चर, फिर आप अगर लड़की हो तो उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। पहला सॉफ्ट वॉइस, दूसरा नैरो शोल्डर, तीसरा बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपकी प्रायिकता है लड़का या फिर लड़की होने की। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन होने के भी कुछ प्रायिकता है
केमिकल रिएक्शन होने के पांच प्रायिकता है। मेनली आपके एनसीईआरटी के बुक में 4 प्रायिकता दी गई है, ठीक है। एक प्रायिकता मैं खुद से बताता हूं, जो कि मेरे सर ने बताया तो मैं भी आपको बता देता हूं। देखिए, केमिकल रिएक्शन होने के 5 प्रायिकता है। केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पहला कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन का चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। दूसरा कैरेक्टर है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा कैरेक्टर है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है। चौथा कैरेक्टर इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। पांचवा कैरेक्टर है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कहने का मतलब है प्रिसिपिटेट। पीपीटी कहने का मतलब है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीटी। प्रिसिपिटेट मैं आपको सबके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। देखो, यही 5 प्रायिकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होने का। अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो इसमें से जरूरी नहीं है कि ये 5 प्रायिकता होंगे ही होंगे। इसमें से कभी 2, कभी 1, कभी 3 या फिर कभी 5 होंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रायिकता इसमें से जरूर होगा, तभी केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगा, या फिर नहीं तो फॉर्म नहीं होगा। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रायिकता एक ही करके डिटेल में। पहला है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, देखिए मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा, देखिए। अगला टॉपिक हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। देयर आर some reactions which shows color change during chemical reaction. मतलब कि हमारे कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि कलर भी चेंज होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe। Fe मतलब कि आयरन, Cu मतलब कि कॉपर, SO4 मतलब कि सल्फेट, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बने, FeSO4 प्लस Cu। देखिए, ये आपका ये जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पढ़ना है। जा काटो गलती बनाइए, काटो गलती। तो पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज पर रहते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, देयर आर सम चेंज इन कलर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन is called reaction, ठीक है। मतलब कि जब हमारा केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके दौरान हमारे कुछ चेंजेस होंगे कलर में भी। CuSO4 प्लस Fe एग्जाम्पल है। देखिए, Fe का मतलब है आयरन,
Cu मतलब कि कॉपर, SO4 मतलब कि सल्फेट। ठीक है, ये सिंबल CuSO4 जब कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करेगा, जब कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu, और ये ब्लू कलर का होगा और ये लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। ठीक है, देखिए पहले कॉपर सल्फेट जो था ब्लू कलर का था, और जब रिएक्ट हुआ ये आयरन से तो बना फेरस सल्फेट और Cu, और ये किस कलर का हो गया? लाइट ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का हो गया क्या? FeSO4। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है हमारा Cu प्लस, दूसरा एग्जांपल है Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO2। ठीक है, देखिए Cu मतलब कि कॉपर, O मतलब कि ऑक्सीजन, 2CuO2। ठीक है, और कोई ऑक्सीजन। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है 2Cu प्लस O2 मिल के बना 2CuO। ठीक है, Cu मतलब कि मैंने बताया कॉपर, O2 मतलब कि ऑक्सीजन, और मिल के बना CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये है ब्राउन कलर का, ये है ब्लैक कलर का। ठीक है, जब Cu और O2 रिएक्ट करेगा तो ब्राउन कलर का, नहीं Cu जब है तो ब्राउन, कॉपर ब्राउन कलर का, और रिएक्ट करने के बाद बन गया ब्लैक कलर का। तो कलर में चेंज आया कि नहीं? यहाँ भी कलर में चेंजेस आया, यहाँ पे CuSO4 था तो ब्लू था, रिएक्ट किया FeSO4 के साथ तो लाइट ग्रीन कलर का हो गया, और ये कॉपर ब्राउन था और रिएक्ट करने के बाद ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, तो यही चेंज आया इस रिएक्शन में कलर का। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला है हमारा, देखिए हम लोग चेंज इन स्टेट पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपका चेंज इन कलर से, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स व्हेन आयरन रेल आर एडेड इन द सॉल्यूशन। हम जब ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट था, मैंने बताया था आपको, पीछे रिएक्शन लिखवाया था, वो जब आयरन से रिएक्ट करता है तो वो लाइट ग्रीन कलर का क्यों बन जाता है? तो इसलिए बन जाता है व्हेन आयरन रिएक्ट विथ, when iron react with copper sulfate, sulfates मतलब कि CuSO4, when iron react with copper sulfate it fades into iron sulfate, iron sulfate FeSO4 of light green color, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, जब जब आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से तो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होगा कॉपर हट के आयरन आ जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा? लाइट ग्रीन कलर का बन जाएगा, ये लाइट ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट है, हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एग्जांपल मैंने लिखवाया था CuSO4 प्लस Fe मिल के बना FeSO4 प्लस Cu। आगे आने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कैसे रिएक्टिविटी चेंज हुआ। ठीक है ना, कैसे रिएक्ट किया, हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। ठीक है, देखिए ये है ब्लू कलर, इफेक्ट्स कर गया किस में? लाइट ग्रीन में, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है,
आपका हो गया ये चेंज इन कलर कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चेंज इन। देखिए अब हमारा अगला है चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग केमिकल reaction state of substance may changed। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट भी चेंज होगा, ठीक है। अब एग्जांपल में हम लिख सकते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है, मिलके बना CH3OH, ये मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल। मतलब ये भी है गैस। जैसे कि यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन, ये दोनों गैस है और ये मिलके क्या बना, मिथेनॉल, जो कि लिक्विड है हमारा, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे क्या था, गैस, और यहाँ पे लिक्विड, तो स्टेट चेंज हुआ। और दूसरा हम लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2, इसमें हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके बना 2H2O, ये वाटर, ठीक है ना। ये है, ये पहले था हमारा गैस और ये भी था गैस, ये बना लिक्विड। पहले हमारा ये दोनों था गैस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना, वाटर, लिक्विड, जो कि लिक्विड है। स्टेट चेंज हुआ यहाँ पे भी। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग चेंज इन टेम्परेचर। अगला टॉपिक है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब है जब किसी भी चीज को हम एनर्जी से तोड़ेंगे। जैसे कि एनर्जी के 3 फॉर्म होते हैं, पहला लाइट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लाइट कहने का मतलब है कि सनलाइट, पहला लाइट कहने का मतलब सनलाइट, उसका इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा हीट, ये हीट का सिंबल है डेल्टा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला हम किसी भी चीज को सनलाइट के माध्यम से तोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक एनर्जी देके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और किसी भी चीज को हीट देकर, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस में इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि 2PbNO32, ठीक है, 2PbNO32। इसको जब हम हीट देके तोड़ेंगे, जब 2Pb, इसका मतलब है लीड निट्रेट को जब हम हीट देके तोड़ेंगे तो बनेगा 2PbO प्लस NO2, 2NO2 प्लस O2। ये गैस है, ये भी गैस है, ये ब्राउन कलर का गैस बनेगा। देखिए जब हम इसको हीट करेंगे, इसको लीड निट्रेट को हीट देंगे, जब हम इसको, ये हीट का सिंबल है, मैंने बताया था आपको, हीट, जब हम इसको हीट देंगे तो क्या है, PbO, 2PbO लीड ऑक्साइड,
उसके बाद से NO2 और O2 ये निकलेगा, ठीक है आपका। तो हीट से ये किससे टूटा, हीट एनर्जी से, जिसको फ्लेम वाले से। और दूसरा हम तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे कि 2H2O, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर को हम तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये क्या टूटेगा 2H2 प्लस O2। जब हम वाटर को तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी देकर तो ये टूटेगा 2H2 और O2 में, देखिए। और तीसरा हमारा 2AgCl, 2Ag प्लस Cl2, Cl मतलब कि क्लोरीन और Ag मतलब कि सिल्वर, ठीक है। और ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। देखिए ये जब हम इसको तोड़ेंगे किस चीज से, पहला हीट इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा सनलाइट से। देखिए जब हम AgCl को, जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखेंगे तो उसमें से जो थोड़े टाइम बाद क्लोरीन गैस जो होगा, ये क्लोरीन गैस ये उड़ जाएगा हवा में, ये गैस क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगा, जिसका कि स्मेल पंजेंट होता है। मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया भी है, क्लोरीन का स्मेल पंजेंट होता है और ये पॉइजनस गैस भी होता है। और AgCl, देखिए AgCl का पुराने जमाने में लोग यूज किया करते थे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग में। ये नोट का पॉइंट है आपका, AgCl is used for black and white printing। देखिए AgCl कैसे यूज होता है, जैसे कि आपको अगर किसी टी शर्ट पे, किसी कपड़े पे उस ब्रांड का लोगो चिपकाना है, तो आप उसका फ्रेम बना लो, उस पे AgCl रख दो और उस कपड़े पे रख दो, उसको धूप में छोड़ दो, तो थोड़े टाइम बाद Cl क्लोरीन जो गैस है वो उड़ जाएगा और AgCl उस पे चिपक जाएगा। और आप जब उस फ्रेम को हटाओगे तो देखोगे कि उसका वो जो जिसका लोगो आप लगाना चाहते हैं वो लोगो उस कपड़े पे आ चुका होगा। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, इस इलेक्ट्रिसिटी वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, आगे टॉपिक है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखिएगा। और ये 2PbNO3 को हम लीड को जब हम हीट करेंगे तो ब्राउन कलर का गैस निकलेगा। और ये हीट एनर्जी का एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का और ये लाइट एनर्जी का, ठीक है। तो इसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हमारा पांचवा और आखिरी है कैरेक्टर है, प्रायिकता है हमारा, है पांचवा फॉर्मेशन ऑफ PPT। देखिए अगला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ PPT। फॉर्मेशन ऑफ PPT ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लॉन्ग में बोलते हैं प्रिसिपिटेट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ PPT मतलब कि PPT एक सॉलिड फॉर्म है और इसका नाम है प्रिसिपिटेट। क्या नाम है, प्रिसिपिटेट। इसका हो सकता है डिफिनीशन लिख सकते हैं हम लोग, PPT is a form of solid substance which settle down after PPT is a form of solid substance which settle down after the reaction and there is a formation of PPT।
या रोको तो गलती हो गया है। अब हम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी कहने का मतलब प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड फॉर्म, सॉलिड। पीपीटी इज ए substance which settle down after the reaction। पीपीटी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के बाद नीचे सतह में बैठ जाता है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म, पीपीटी सब्सटेंस will settle down after the reaction in solid form। solid form and there is a formation of पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब कि प्रेसिपिटेट। पीपीटी एक ऐसा सॉलिड फॉर्म है जो कि रिएक्शन के बाद नीचे सतह में जाके बैठ जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं NaSO4 प्लस BaCl2 मिलके बनेगा BaSO4 प्लस NaCl2। ठीक है, मिलके बनेगा BaSO4 प्लस NaCl2। ये जो है ये आपका सल्फेट सोडियम बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट और ये आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। देखिए NaSO4 जब NaSO4 जब रिएक्ट करेगा BaCl2 से तो बनेगा BaSO4 प्लस NaCl2। तो ये कहने का मतलब है कि आप देखो, जैसे कि आप दूध लो, दूध को आपको फाड़ो, उसको दूध में नींबू डाल दो तो दूध थोड़े टाइम में देखोगे कि आप दूध फट जाएगा। ठीक है, और नीचे नीचे जो है सॉलिड फॉर्म में उसका दूध का जो छेना होगा वो बच जाएगा। ठीक है, वो बच जाएगा तो क्या हुआ, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि पानी में आप मिट्टी डाल दो, पानी में आप मिट्टी डाल दो, ठीक है, तो पानी जो है सो ऊपर आ जाएगा और मिट्टी सतह में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, मिट्टी कहाँ बैठेगा, सतह में, और पानी रहेगा ऊपर। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। या फिर पानी में बालू डाल दो तो बालू क्या होगा, सतह में जाके बैठ जाएगा और पानी रहेगा ऊपर। वैसे ही दूध जब फाड़ोगे तो उसका पानी ऊपर रहेगा और छेना जो होगा दूध का, पनीर जो कि वो नीचे जाके बैठ जाएगा सतह में। इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, आपके पांचों कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके आगे पढ़ेंगे, आपके बुक में है दो प्रकार के रिएक्शन दिए गए हैं। पहला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखिए, पहला है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। पहला थर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन
देखिए आपके रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। सबसे पहले इंडो का मतलब होता है गेन, इंडो का मतलब गेन, एक्सो का मतलब लॉस। ठीक, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लॉस ऑफ हीट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा लॉस ऑफ हीट होगा, लॉस ऑफ हीट। ठीक है, और दूसरा इसमें इंडोथर्मिक में गेन ऑफ हीट होगा। ठीक है, पहले वाले एक्सोथर्मिक में लॉस ऑफ हीट, दूसरे वाले में गेन ऑफ हीट। देखिए तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच, देखिए क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इज लॉस ऑफ हीट, a reaction in which loss of heat takes place is known as exothermic reaction. A reaction in which loss of heat takes place is called exothermic reaction। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो जैसे कि वो आपका चूना वाला एग्जाम्पल, CaO प्लस H2O, CaOH2। ठीक है, CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, H2O वाटर, पानी, और ये मिलके बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो इसमें लॉस ऑफ हीट होगा, इसमें क्या होगा लॉस ऑफ हीट। देखो इंडो और एक्सो को याद रखने का तरीका है कि एक्सो मतलब, इसका मतलब सुनो आप लॉस, एक्सो मतलब लॉस ऑफ हीट होगा जिसमें कि लॉस होगा हीट का, और इंडो में गेन ऑफ हीट होगा जिसमें कि गेन होगा हीट का। तो इसमें देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम चूना को जब पानी में मिलाएंगे तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। लॉस कहने का मतलब ये कि हीट निकलेगा, रिलीज होगा, क्या होगा रिलीज होगा, निकलेगा। जैसे कि पानी, अगर चूना को हम हाथ में लगाकर पानी में हाथ को डुबा देंगे तो क्या होगा हमारा हाथ जलने लगेगा, हीट निकलेगा कि नहीं। तो इसको कहते हैं रिलीज ऑफ हीट, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब हमारा दूसरा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो मतलब कि गेन ऑफ हीट, ठीक है, रिएक्शन in which gain of heat is known as, is called endothermic reaction। endothermic reaction एग्जाम्पल में लिख सकते हैं H2, पहले बंद करो, चलो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं
N2 प्लस H2 प्लस 8 बनेगा NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये मिलके बना, भाई बंद कर दो, मिलके NH3 का क्या होता है फॉर्मूला? सोडियम ना अमोनिया। ठीक है, N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये जब मिला, रिएक्शन हुआ, हीट हुआ, तो क्या बना? NH3 अमोनियम। इसमें हीट का, एंडोथर्मिक में हीट का गेन होगा और एक्सोथर्मिक में हीट का लॉस होगा। हीट का गेन कहने का मतलब है एब्जॉर्ब मतलब कि सोखना। जब हीट रिलीज होगा, निकलेगा, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट जब एब्जॉर्ब होगा सोखेगा, तो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे हो गया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ अभी तक का टॉपिक। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले फिर हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन में क्या था। फिर हम केमिकल रिएक्शन के बाद हमने केमिकल रिएक्शन के प्रायिकता कैरेक्टर्स पढ़े, 5 कैरेक्टर पढ़े। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब अगला हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन के 2 प्रकार होते हैं, रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या हुआ? आराम से नहीं आ सकते, बैल करके टक मारती है दूसरी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब जो कहानी है असली आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब है आपके बुक में अब 4 प्रकार के रिएक्शन दिए गए। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन in which single product forms single product is formed two or more reactant is known as combination रिएक्शन, जिसमें एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान एक सिंगल प्रोडक्ट जो कि राइट साइड वाला वो सिंगल रहेगा और रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट होगा वो 2 या 2 से अधिक रहेगा। तो इसका एग्जांपल हो सकता है CaO plus H2O, CaOH2 देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। ये है रिएक्टेंट, ठीक है। ये दो रिएक्टेंट है और ये सिंगल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ये सिंगल है। पंडित जी पीटे नहीं ना है। क्या हुआ ना कि आई है तो गिर गई है। नहीं जी पंडित जी भगवती है, दास है। रिएक्टेंट और ये वाला प्रोडक्ट जो रिएक्ट होगा, जो कि केमिकल रिएक्शन जहां पे होगा उसको रिएक्टेंट, और ये नए वाले को प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, अभी भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा और दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके बनेगा सिंगल प्रोडक्ट। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि C+O2 CO2, तीसरा H2 H Cl2 HCl, ठीक है। देखिए ये दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, P R, ठीक है। दो रिएक्टेंट या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है, देख लीजिए आप, ठीक है। अब हमारा अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन in which single product break down into form a two or more single product break down to form a two or more reactant। देखिए पहले वाले में था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि जब एक दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है कि सिंगल प्रोडक्ट जो बना वो टूट के दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो गए। उसी को उल्टा कर दो। देखो जैसे कि एग्जांपल में Fe2SO4 2FeSO4 फेरस सल्फेट, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक है प्रोडक्ट, एक है सिंगल है प्रोडक्ट, और ये ब्रेक डाउन करने का मतलब है टूटना। ब्रेक डाउन मतलब
टूटना, टूट के क्या बना, ये दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो गया बना दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, इसी को कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जैसे कि A प्लस बी इक्वल टू सी, ये दोनों है क्या, रिएक्टेंट, और ये सिंगल प्रोडक्ट P, ठीक है। और जैसे कि दो या दो से अधिक ना, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी, ये क्या प्रोडक्ट, ये क्या रिएक्टेंट। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलके जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये सिंगल प्रोडक्ट जब टूटकर, जब ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा अधिक प्रोडक्ट बनाता है, दो या दो से ज्यादा अधिक रिएक्टेंट बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका डिफिनीशन ये है और इसका एग्जांपल ये है। अब देखिए, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी तीन प्रकार होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी तीन प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में एनर्जी तीन टाइप के होते हैं, पहला सनलाइट एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और तीसरा हीट एनर्जी। तो वह इसी का प्रकार है, किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीन प्रकार है, तीन टाइप है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीन टाइप है, तीन प्रकार है, जैसे कि पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, तीसरा, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा सनलाइट, तीसरा मिटा काटो का तीसरा अगला है डिकम्पोजिशन reaction, a reaction in which single product break down to form two or more reactant to a reaction in which single product break down to form a two or more product is called decomposition रिएक्शन। एग्जाम्पल में हो सकता है, देखिए कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और इसमें डिकम्पोजिशन में हमारा है कि सिंगल प्रोडक्ट टूटकर ब्रेक डाउन, मतलब कि टूटकर हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। देखिए जैसे कि FeSO4 आयरन सल्फेट, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। यह फेरिक ऑक्साइड और ये गैस। देखिए ये आयरन सल्फेट जो है ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये टूट करके, ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूट करके क्या बना, एक दो से ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रेक डाउन होके, ठीक है। अब
अब देखिए डिकम्पोजिशन डन। अब देखिए हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा मिलके बना एक, और इसमें एक टूट करके दो या दो से ज्यादा बना। अब देखिए डिकम्पोजिशन का ही तीन टाइप है, तीन प्रकार है। पहला है, देखिए जैसे कि मैंने इवोल्यूशन ऑफ गैस में आपको पढ़ाया था कि एनर्जी के तीन प्रकार होते हैं, पहला सनलाइट एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, तीसरा हीट एनर्जी। तो वैसे इसी का प्रकार है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है, प्रकार है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला टाइप पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक मिनट में मिटा लूं। देखिए पढ़ेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि थर्मल मतलब कि हीट, जो रिएक्शन हीट से होगा, हीट से होगा, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन डन बाय हीटिंग और बर्निंग, डन बाय हीटिंग और बर्निंग is called thermal decomposition reaction। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो पिछला वाला एग्जाम्पल था वही इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि FeSO4 आयरन सल्फेट टूट के बना FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए फेरिक ऑक्साइड, ये हीट है, हीट का सिंबल है ये, ठीक है। और देखिए ये फेरिक ऑक्साइड थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। एक सिंगल प्रोडक्ट है और ये टूट करके ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये टूट करके क्या बना? बहुत सारे दो से ज्यादा प्रोडक्ट। इसी को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हीटिंग के माध्यम से होगा, ठीक है। अब दूसरा है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन done by light, sunlight is known as photo decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? 2AgCl, जैसे कि टूट के बनेगा 2Ag प्लस Cl2। ये बैलेंसिंग का पार्ट है, इसमें ध्यान दीजिए, मैं आपको अगले चैप्टर में एसिड बेसिस आर्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, Ag सिल्वर, क्लोराइन, क्लोरीन का स्मेल पंजेंट होता है, ये पॉइजनस गैस है। सिल्वर क्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको फ्रेम वाला एग्जांपल बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम AgCl को रखेंगे फ्रेम में बनाकर और कपड़े पे लोगो अगर उगाना होगा हमको, तो क्लोरीन गैस कुछ टाइम बाद उड़ जाएगा और Ag बच जाएगा, तो इसी से हमारा फोटो उस पे वो चीज प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा। अब देखिए
AgCl जो कि इस सनलाइट, फोटो को आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सनलाइट, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, ठीक है, सनलाइट। अब आपका है तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले एक आपका नोट का पॉइंट था, जो कि पहला नोट का आपका पॉइंट था कि पहला नोट का पॉइंट था AgCl is used for black and white फोटोग्राफी। दूसरा नोट का पॉइंट है आपका कि AgCl को हम ब्लैक कलर बोतल में क्यों कीप्ट करके रखते हैं, तो बिकॉज AgCl is kept in black bottle. AgCl is kept in black color bottle because black color is absorbed sunlight, hence reaction of AgCl doesn't occur। मतलब कि हम ब्लैक कलर बोतल में AgCl को रखते हैं इसलिए क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सनलाइट जब ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो AgCl के पास पहुंच नहीं पाएगा और हमारा वो चीज रिएक्ट होगा नहीं, क्लोरीन गैस उड़ेगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग केप्ट करके रखते हैं ब्लैक कलर बोतल में। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई AgCl इज केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल, ये क्वेश्चन VBI है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि वाई ब्लैक कलर बोतल इज केप्ट इन वाई AgCl इज केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल, ठीक है। और दूसरा नोट का पॉइंट कि ब्लैक AgCl को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब चलेंगे हम लोग तीसरा रिएक्शन की तरफ। तीसरा एग्जांपल टाइप है आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से डन होगा, किससे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी से डन होगा, लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन डन बाय हीट, डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिकम्पोजिशन डन बाय passing of electric current is known as electrolysis decomposition। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं तो मैं बोल रहा हूं, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में है H2O वाटर, इसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्ट करेगा तो बनेगा 2H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है।
जैसे कि इसका हम कर सकते हैं, जैसे कि आप एक ग्लास में पानी लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, शीशे के ग्लास में, और उसमें आप सॉल्ट को मिला दो, नमक को मिला दो पानी में, और फिर उसमें आप 2 बैटरी सेल डाल दो, बैटरी सेल जो कि घड़ी में डलती है या फिर रिमोट में, वो 2 सेल डाल दो, और देखोगे कि बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव साइड छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, छोटे छोटे बबल्स बनेंगे जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स होंगे। वही हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पानी टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स बोले तो बुलबुले, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने जितने बबल्स हाइड्रोजन के बनेंगे, अगर मान लो हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे 2, तो ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 4, तो ऑक्सीजन के 2, ठीक है, हाइड्रोजन के 8, तो ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 16, तो ऑक्सीजन के 8। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि H2O वाटर, मतलब कि पानी में दुगुने मात्रा में हाइड्रोजन होता है और उसका आधा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का दुगुना कौन होता है? हाइड्रोजन। इसीलिए जब बबल्स हम जब तोड़ेंगे पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की मदद से, तो हाइड्रोजन का बबल जो होगा वो दुगुना बनेगा, किससे? ऑक्सीजन से। हमेशा इसका रेशियो 2:1 होगा, हमेशा इसका रेशियो 2:1 का होगा। 2 हाइड्रोजन के बबल्स और 1 ऑक्सीजन के बबल्स, ठीक है। यही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक और इसका देखो, अगर एग्जांपल इसका हो सके तो मैं बताऊं, 2NaCl, Na+Cl2, जब हम NaCl को तोड़ेंगे तब भी ऐसा ही होगा, Na टूटेगा और Cl भी टूटेगा और अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जाकर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब है कि उससे पहले हम लोग समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज का एक फॉर्मूला है जो कि टीचर्स ने, बच्चों ने सब मिलकर बनाया है। पहला, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, गलती हो गया, पकाटो काटो काटो। एग्जाम्पल है आपका +H2SO4 मिलके बना BaSO4 +HCl। देखिए यहाँ पे BaCl, देखिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो H है ये SO4 के साथ था, अब है क्लोरीन के साथ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये होगा रिडक्शन
हाइड्रोजन रिमूव होता तो होता ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हुआ रिडक्शन। ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4, तो BaSO4 हो गया यहाँ पे, और हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हुआ, क्लोरीन के साथ ऐड हुआ तो हो गया रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। देखो जैसे कि PbO प्लस Cl, तो PCl प्लस Pb। दूसरा एग्जांपल 2H2, जब टूटेगा तो बनेगा H2 प्लस O2। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब ब्रेक डाउन हुआ, जब टूटा तो ऑक्सीजन हट गया, तो रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, अब है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बंद कर हरामी कहीं के। अब हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस, substance which provide hydrogen or remove oxygen from compound is called reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट वही बात है कि जब हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों का केस मैंने आपको बता दिया। अब इसी से मिलता जुलता इसका बड़ा भाई है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन when oxidation or reduction, when oxidation or reduction takes place on same chemical reaction is called redox reaction। रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ में होगा, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन ऐड भी हो जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड भी हो जाएगा और ऑक्सीजन रिमूव भी हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव भी हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड भी हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। ये है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब है RED रेड मतलब कि रिडक्शन, OX मतलब कि ऑक्सीडेशन, रेड मतलब कि रिडक्शन, ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन, दोनों मिलके बना रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी होगा, जिसमें कि रिडक्शन भी होगा, इसी को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं फिर हम
देखिए एग्जाम्पल है आपका रिडॉक्स का, +H2 बनेगा CuO+H2 मिलके बनेगा Cu+H2O। ठीक है, देखिए देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, ऑक्सीजन था, एक मिनट, ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ था, कॉपर के साथ था, और यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे नहीं है ऑक्सीजन कॉपर के साथ, तो ये रिडक्शन हुआ, ठीक है, और H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ये रिडक्शन, रिऑक्सीडेशन, इसी को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके पास कुछ टॉपिक रह गए, देखिए आपका इम्पोर्टेंट सब खत्म हो गया। अब आपके बुक के लास्ट समरी में कुछ कुछ है कि प्रिवेंट करता है, क्या क्या करता है, रिएक्ट कैसे करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब आपको पढ़ना है। तो मैं उसको पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। By a substance around it such as moisture, nami, acidic, it is heated around the corridor of silver green coating, silver green coating करते हैं उस पे मॉइस्चर से बचाने के लिए, उसको कॉरिजन से बचाने के लिए। कॉपर ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन इज सम एग्जांपल ऑफ कॉरिजन। जैसे कि कहने का मतलब है कि देखो आयरन मतलब कि लोहा जो है ज्यादा दिन पड़े रहने के कारण बिना पेंट के कैसे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पर रस्ट जमा हो जाता है, उस पर बीज लग जाता है, जंग लग जाता है, उसी को हम लोग रब करने के लिए, घिसने के लिए हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एग्जाम्पल है कोरिजन का, मतलब कि बीज जो लग गया, देखो Fe आयरन, ऑक्सीजन, और ये मॉइस्चराइजर 2x है, ये x और ये H2O। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रस्ट हो गया, क्या हो गया, रस्ट हो गया ज्यादा दिन हवा में रहने के कारण। तो हम इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये कोरिजन ना लगे, रस्टिंग ना हो, तो इसके लिए मेथड है, प्रिवेंट मेथड है। देखो पहला मेथड है कि वायलिंग और ग्रीसिंग। देखो बाइक में अगर देखो बाइक में हम सर्विस कराते हैं तो वो ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देता है खुद ब खुद, आगे वाले टायर को खोल के और पीछे वाले खोल के ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देता है वो खुद ब खुद। उसके बाद है क्या, पेंटिंग, मतलब कि रॉड को, खिड़की जो है उसके लोहों को बचाने के लिए आप क्या करते हो, उस पर पेंट करते हो। ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक। क्या होता है कोटिंग, मतलब कि जिंक का परत चढ़ाते हैं हम उस पर, काहे कि इसलिए क्योंकि उस पे रस्ट ना हो, वो उस पे रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे। इलेक्ट्रोपेंटिंग का मतलब होता है कोटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन अदर मेटल। ठीक है, कोटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन अदर मेटल। गैल्वेनाइजेशन का मतलब कोटिंग ऑफ जिंक की परत चढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोपेंटिंग का मतलब होता है कि जिसपे हम गोल्ड और सिल्वर का परत चढ़ाते हैं, किससे बचने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, तो रस्टिंग को, क्योंकि वो जंग ना लगे। अब इससे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। ठीक है, देखिए तो आपका है अगला टॉपिक डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, देखो भोजन हमारा ज्यादा देर गर्मी में रहने के कारण, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहने के कारण खराब हो जाता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि जो सुबह में खाना बनता है वो शाम में महकने लगता है, खराब हो जाता है। तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या
है when food container fat and oils, सब्जी में तो डलते ही है, और and are oxidized, they become acid and their smell and taste change, this called acidity। मैंने आपको बताया कि सुबह होते ही सॉरी गर्मी के दिनों में ज्यादा टाइम खाना रहने के कारण वो उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है, खराब होने लगता है, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो एडिंग BHA and BHT, they are antioxidant which prevent oxidation of food। मतलब कि BHA और BHT से हम बचा सकते हैं फूड को। कैसे? BHA मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। किसका हुआ? BHA, और BHT का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलेन। देखो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलेन, देखो BHA और BHT ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि खाने को फूड को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि बचाते हैं खाने को स्मेल का उसका बदलने से और उसका टेस्ट बदलने से, मतलब खराब होने से बचाते हैं। तो कैसे? देखो जैसे कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिपस्टिक, मॉइस्चराइजर, देखो लिपस्टिक में जो होता है BHA डलता है, क्योंकि देखो लिपस्टिक जब लगाती है महिलाएं, लड़कियां जब लगाती है तो देखो लगाने के बाद वो नीचे पसर नहीं जाए, पूरा फैल नहीं जाए ओठ पे, इसीलिए लिपस्टिक में BHA डलता है, ठीक है। और मॉइस्चराइजर जो क्रीम होता है वो भी आपका उसमें भी डलता है, क्योंकि आप लगाने के बाद वो नीचे उतर ना जाए, इसीलिए उसमें मॉइस्चराइजर में डलता है क्या? BHA, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिनोल का मतलब है कि ये डलता है फ्रूट जूस। दूसरा मैं आपको बताऊं तो पहला तो फ्रूट जूस में, दूसरा हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, इन सब में BHT होता है क्योंकि जो कि ज्यादा दिनों तक देखो दुकान में, शॉप में जब जाते हो लेने, तो वो कितने दिन का आपको पता नहीं, उसपे तो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है। तो जैसे कि 2 साल 3 साल वो रहता है ना उसका एक्सपायरी डेट खत्म होने का, तो वही इसमें फ्रूट जूस में भी डलता है, और पैकेजिंग जो कि खराब नहीं होने देता है हॉर्लिक्स को, बॉर्नविटा को और फ्रूट जूस को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये नॉलेज के लिए, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। और दूसरा फ्लशिंग पॉकेट ऑफ फूड विथ N2 गैस। देखो जैसे कि आप लेस का पैकेट लो, कुरकुरे के पैकेट में, उन सब में नाइट्रोजन गैस डलते हैं, नाइट्रोजन के हवा भरे जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का हवा इसलिए भरा था क्योंकि वो खराब ना हो। देखो अब किसी कुरकुरे के पैकेट में या फिर लेस के पैकेट में आप देखोगे कि उसमें से हवा निकल जाता है, कभी हवा निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हवा जब निकल जाता है उसमें से, तो वो खराब होने लगता है, वो नमी होने लगता है, नमी मॉइस्चराइज होने लगता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है और उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, ठीक है। कोई भी बिस्कुट आप लोगे तो उसमें देखो बिस्कुट में भी जब हवा लग जाता है तो वो भी खराब हो जाता है, ठीक है, बिस्किट में, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डलते हैं। और देखो
क्या है, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। देखो, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर करने का मतलब है कि हम फूड को पैक करते हैं कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर में पैक करते हैं फूड को, क्योंकि खाना खराब ना हो। कीप फूड इन कूल पैलेस लाइक रेफ्रिजरेटर, और फूड को हम कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि खाना खराब ना हो ठंडे की वजह से, ठीक है। कीप फूड इन डार्क पैलेस, और उसको हम डार्क पैलेस पे भी, अंधेरे में भी रखते हैं, क्योंकि खाना खराब ना हो। वैक्यूम पैकिंग भी होता है, जैसे कि पनीर है, पनीर चीज, पनीर देखोगे तो वो उसमें पनीर होता है, जैसे कि पनीर होता है उसमें, और पनीर में पता नहीं चलता आपको कि उसमें गैस भरा गया, लेकिन उसमें भी वैक्यूम पैकिंग होता है, जिससे कि वो प्रिवेंट करता है, वो खराब नहीं होने देता है, और पनीर को चीज को बचाए रखता है बहुत दिनों तक, ठीक है। अब आपका है, अब तो मैंने ये पढ़ा दिया, आपका रेंसिडिटी भी खत्म हो गया। अब मैं बस दो ही चीज बताना चाहूंगा कि आपका है गुड इफेक्ट ऑफ, गुड इफेक्ट गुड इफेक्ट है ऑक्सीजन का, ठीक है। पहला, रेस्पिरेशन, और दूसरा कंबस्टन। पहला, सांस लेने में हम लोग काम आता है किस, क्या, हवा, रेस्पिरेशन करने में, रेस्पिरेशन करने में जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाके पेट में जाके स्टोमच में जाके ग्लूकोज से ग्लूकोज बनाता है, खाना को तोड़ता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। कंबस्टन, कंबस्टन मतलब कि जलने में, जब भी कोई चीज जलता है या फिर बर्न होता है, उसमें भी ऑक्सीजन के बिना बर्न नहीं हो सकता है, तो ये गुड इफेक्ट है, ठीक है। आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, और वन शॉट आएगा, फिर इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस होंगे, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी कराया, और अलग से भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, और मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इसलिए आप मैनेज करना थोड़ा सा, मैं बोल ही देता हूँ जितना हो सके मेरे से, और मेरे से कभी कहीं कोई कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप मेरे से कहीं त्रुटि हुई हो तो उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। देखिए, तो आपका है अगला टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखो, भोजन भोजन हमारा ज्यादा देर गर्मी में रहने के कारण, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहने के कारण खराब हो जाता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि जो सुबह में खाना बनता है वो शाम में महकने लगता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, व्हेन फूड कंटेनर फैट एंड ऑयल्स, सब्जी में तो डलते ही है, और and are oxidized, they become acid, and then smell and taste change, this called acidity। मैंने आपको बताया कि सुबह होते ही, सॉरी, गर्मी के दिनों में ज्यादा टाइम खाना रहने के कारण वो उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है, खराब होने लगता है, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो, एडिंग BHA and BHT, they are antioxidant which prevent oxidation of food। मतलब कि BHA और BHT से हम बचा सकते हैं फूड को। कैसे, BHA मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, किसका हुआ, BHA, और BHT का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलेन। देखो, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलेन। देखो, BHA और BHT ये एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि खाने को
फूड को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि बचाते हैं खाने को स्मेल का उसका बदलने से और उसका टेस्ट बदलने से, मतलब खराब होने से बचाते हैं। तो कैसे? देखो, जैसे कि ब्यूटिलेटर हाइड्रोक्सी एनिसिन का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिपस्टिक, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर। देखो, लिपस्टिक में जो होता है BHA डलता है, क्योंकि देखो लिपस्टिक जब लगाती है महिलाएं, लड़कियां जब लगाती है, तो देखो लगाने के बाद वो नीचे पसर नहीं जाए, पूरा फैल नहीं जाए ओठ पे, इसीलिए लिपस्टिक में BHA डलता है, ठीक है। और मॉइस्चराइजर जो क्रीम होता है वो भी आपका उसमें भी डलता है, क्योंकि आप लगाने के बाद वो नीचे उतर ना जाए, इसीलिए उसमें मॉइस्चराइजर में डलता है क्या, BHA, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिनोल का मतलब है कि ये डलता है फ्रूट में, फ्रूट जूस में, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस। दूसरा मैं आपको बताऊं तो पहला तो फ्रूट जूस में, दूसरा हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, इन सब में BHT होता है, BHT होता है, क्योंकि जो कि ज्यादा दिनों तक देखो दुकान में, शॉप में जब जाते हो लेने, तो वो कितने दिन का आपको पता नहीं, उसपे तो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है। तो जैसे कि 2 साल 3 साल वो रहता है ना, उसका एक्सपायरी डेट खत्म होने का, तो वही इसमें फ्रूट जूस में भी डलता है, और पैकेजिंग जो कि खराब नहीं होने देता है हॉर्लिक्स को, बॉर्नविटा को और फ्रूट जूस को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये नॉलेज के लिए, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। और दूसरा फ्लशिंग पॉकेट ऑफ फूड विथ N2 गैस। देखो, जैसे कि आप लेस का पैकेट लो, कुरकुरे के पैकेट में, उन सब में नाइट्रोजन गैस डलते हैं, नाइट्रोजन गैस डलते हैं, नाइट्रोजन की हवा भरे जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का हवा इसलिए बढ़ाता है क्योंकि वो खराब ना हो। देखो, अब किसी किसी कुरकुरे के पैकेट में या फिर लेस के पैकेट में आप देखोगे कि उसमें से हवा निकल जाता है, कभी हवा निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हवा जब निकल जाता है उसमें से, तो वो खराब होने लगता है, वो नमी होने लगता है, नमी मॉइस्चराइज होने लगता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है और उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, ठीक है। कोई भी बिस्कुट आप लोगे तो उसमें देखो, बिस्कुट में भी जब हवा लग जाता है तो वो भी खराब हो जाता है, ठीक है, बिस्किट में, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डलते हैं। और देखो क्या है, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। देखो, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर करने का मतलब है कि हम फूड को पैक करते हैं कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर में पैक करते हैं फूड को, क्योंकि खाना खराब ना हो। कीप फूड इन कूल पैलेस लाइक रेफ्रिजरेटर। और फूड को हम कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि खाना खराब ना हो ठंडे की वजह से, ठीक है। कीप फूड इन डार्क पैलेस, और उसको हम डार्क पैलेस पे भी, अंधेरे में भी रखते हैं, क्योंकि खाना खराब ना हो। वैक्यूम पैकिंग भी होता है, जैसे कि पनीर है, पनीर चीज, पनीर देखोगे तो वो उसमें पनीर होता है, जैसे कि पनीर होता है उसमें, और पनीर में पता नहीं चलता आपको कि उसमें गैस भरा गया, लेकिन उसमें भी वैक्यूम पैकिंग होता है, जिससे कि वो प्रिवेंट करता है, वो खराब नहीं होने देता है, और पनीर को चीज को बचाए रखता है बहुत दिनों तक, ठीक है। अब आपका है, अब तो मैंने ये पढ़ा दिया, आपका रेंसिडिटी भी खत्म हो गया। अब मैं बस 2 ही चीज बताना चाहूंगा कि आपका है गुड इफेक्ट ऑफ गुड इफेक्ट गुड इफेक्ट है ऑक्सीजन का, ठीक है। पहला, रेस्पिरेशन, और दूसरा कंबस्टन।
पहला सांस लेने में हम लोग काम आता है किस, क्या, हवा, रेस्पिरेशन करने में जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाके पेट में जाके स्टोमच में जाके ग्लूकोज बनाता है, खाना को तोड़ता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कंबस्टन मतलब कि जलने में, जब भी कोई चीज जलता है या फिर बर्न होता है उसमें भी ऑक्सीजन के बिना बर्न नहीं हो सकता है, तो ये गुड इफेक्ट है। ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, और वन शॉट आएगा फिर इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस होंगे, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी कराया और अलग से भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, और मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो इसलिए आप मैनेज करना, थोड़ा सा मैं बोल ही देता हूँ जितना हो सके मेरे से, और मेरे से कभी कहीं कोई कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप मेरे से कहीं त्रुटि हुई हो तो उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।